Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 3, Objectives and Methods of Struggle of the Early Nationalists. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. बेटा part 2 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया से, जिनका बर्थ होता है 1848 में और डेथ होती है 1925 में. सुरेंद्र नाथ बनर्जिया को हम द इंडियन बर्ग भी कहते हैं. क्यों कहते हैं भाई? पहली बात तो इन्होंने लिबरल फिलोसफर्स एडमंड बर्ग के काम को पढ़ा था जब ये इंग्लैंड में थे. ठीक है. और ये जो लिबरल फिलोसफर्स थे, इनका मानना ये था कि आप अपने ऑडिटरी स्किल्स के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू ऑडियंस को मूव करा सकते हैं. तो बेटा जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात थी कि हमको लोगों को साथ में लेके आना था. तो हमें यहाँ पर ऑडिटोरियल स्किल्स, एक अच्छे वक्ता की बहुत ज़रूरत थी. तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत अच्छे वक्ता थे. वो अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू ऑडियंस को मूव करा सकते थे. समझ में आई बात? 1848 में सुरेंद्र नाथ बनर्जिया का बर्थ होता है. इन्हें हम इंडियन बर्ग भी कहते हैं. पहली बात तो ये जो बर्ग है ये कहाँ से आया है बेटा? ये आया है एडमंड बर्ग से. ठीक है. जो एडमंड बर्ग थे वो लिबरल फिलोसफर थे, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने. ये बहुत इम्प्रेस थे उससे. और बेसिकली ये जो लिबरल फिलोसफर्स थे एडमंड बर्ग, इनका मानना था कि भाई आप अगर एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, तो आप अपने भाषण से, अपने ऑडिटोरियल स्किल्स से लोगों को मूव करा सकते हो, ऑडियंस को मूव करा सकते हो. लाइक एडमंड बर्ग, ही हैड द कैपेसिटी टू मूव ऑडियंस थ्रू हिज ऑडिटरी. अपने ऑडिटोरियल स्किल्स के थ्रू, अपनी ऑडिटरी, अपने अच्छे वक्तव्य के थ्रू. जैसे अभी आप लोग देखो सुधांशु त्रिवेदी, जब भी वो टीवी पे डिबेट करने आते हैं तो बहुत ही मॉडरेट उनका जो लहज़ा होता है बहुत ही मॉडरेट होता है. ना ही तो बहुत चिल्लाते हैं, ना ही तो बहुत धीरे बोलते हैं, पर जो भी बात करते हैं वो फैक्ट्स के, फिगर्स के बेसिस पे करते हैं. नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनको, कंटेंट बहुत ज़्यादा उनके पास है. तो उनसे डिबेट करने के लिए जो भी व्यक्ति आता है उसे बहुत सोचना पड़ता है. हर चीज़ का काउंटर उनके पास अवेलेबल होता है. तो ऐसे ही थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया कि भाई नॉलेज बहुत था. ये ऑडियंस को मूव करा सकते थे थ्रू ऑडिटोरियल स्किल्स. आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके सुधांशु त्रिवेदी को सुनो, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जिया की वीडियो तो अभी हमें मिलेंगे नहीं, पर सुधांशु त्रिवेदी के वीडियो मिलेंगे कि भाई कैसे हम नॉलेज के थ्रू, कैसे हम कंटेंट के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें रियल फेस दिखा सकते हैं. सुरेंद्र नाथ जो थे, उन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने ग्रेजुएशन किया था 1868 में. ठीक है. उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली ICS का एग्ज़ाम पास किया 1869 में. फिर ये असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बनी. क्या बन गया बेटा? असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बाय पासिंग ICS एग्जामिनेशन. कहाँ की ये मैजिस्ट्रेट बनी बेटा? सिलेट के. सिलेट कहाँ पर है? सिलेट है बांग्लादेश में. ठीक है. पहले बांग्लादेश तो होता नहीं था, बांग्लादेश तो भैया बाद में बना है ना. पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के पहले वो इंडिया था, बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना. तो बांग्लादेश में जो सिलेट एरिया है उसके असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बने कौन? हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया. सम चार्जेस वर फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, पर इनके अगेंस्ट में कुछ चार्जेस फ्रेम किए गए. इसकी वजह से 1873 में इन्हें डिसमिस कर दिया गया इनके सर्विसेज से. ठीक है. शुरू से ही ये बहुत अच्छे वक्ता रहे, गवर्नमेंट के लिए ओपनली हमेशा बोलते रहे. कुछ चार्जेस इनके ऊपर लगाए और इन्हें क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया 1873 में. एक बार फिर से दोनों सुनो. 1868 में इनका ग्रेजुएशन हुआ. 1869 में इन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बन गया, और 1873 में इन्हें इनकी सर्विसेज से डिसमिस भी कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम चार्जेस. प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, इनका जब डिसमिसल हो गया किससे? इंडियन सिविल सर्विसेज से, तो सुरेंद्र नाथ प्रोफेसर बन गए, वो भी इंग्लिश के. कहाँ पर बने? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में. बेटा बाद में इन्होंने
चर्च कॉलेज जो कोलकाता में था उसे ज्वाइन किया। 1882 में इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया जो आगे जाकर एक कॉलेज बन गया। इस कॉलेज को पहले हम लॉर्ड रिपन कॉलेज के नाम से जानते थे, पर आज इसका जो नाम है वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो गया है। ठीक है बात। पहले स्कूल स्टार्ट किया, बढ़कर वो कॉलेज बन गया। कॉलेज का पहले नाम लॉर्ड रिपन कॉलेज था, पर आज सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो गया उसका नाम। अब हम देखेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने जो अपनी इंस्पिरेशन ली थी वो किससे ली थी बेटा? यहाँ पर लिखा है जोसेफ मजीनी, पर बहुत सारी जगह पर आपको ये इस तरह से मिलेगी इसकी स्पेलिंग, जुसेप्पे मजीनी। यहाँ पर जोसेफ मजीनी लिखा है, पर कहीं कहीं ने जुसेप्पे मजीनी भी लिखा होगा, दोनों ही नाम चलते हैं इनके। ठीक है। जुसेप्पे मजीनी का जो बर्थ है वो गेनवा इटली में हुआ था। इन्होंने इटली यूनिफिकेशन के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत अपराइजिंग की, पर करा नहीं पाए। पर इनके कंट्रीब्यूशन को हम कम भी नहीं बोल सकते। तो जोसेफ मजीनी या जोसेपी मजीनी से ही इंस्पायर्ड थे कौन? हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जिया। अब हम एक एक करके इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे भाई, क्या क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किए। तो पहली बात याद रखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया किससे इंस्पायर थे? जोसेप्पे मजीनी, और मतलब नाम ही उनका जो दूसरा है वो जोसेफ मजीनी से। 1805 में हमारे जोसेफ मजीनी का बर्थ हुआ है और 1872 में इनकी डेथ हुई है। पर बेटा हम NCERT 10th में बताते हैं कि इनका बर्थ 1807 में हुआ है। क्योंकि आप बोर्ड क्लासेस में हो तो एक बार अपने टीचर को कंसल्ट ज़रूर करना कि मैम इंटरनेट पे तो ये 1807 दिखा रहा है, NCERT बुक में भी ये 1807 है। क्या NCERT बुक आप बोलोगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप लोग ICSE की बुक पढ़ रहे हो, तो आप नेट का रेफरेंस देना कि मैम इसमें होना क्या चाहिए, 1807 होना चाहिए कि 1805 होना चाहिए। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रेपरेशंस। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रेपरेशन। 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया। जो ऑब्जेक्ट था इस एसोसिएशन का वो ये था कि भाई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आना है इंडिया में राजनीतिक सुधार लेके आना है। बेटा ये जो वर्ड लिखा है एजिटेट, इसका मीनिंग होता है आंदोलन करना। तो सबसे पहला काम तो इन्होंने आंदोलन किया किसके लिए? कि हमें इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। 1877 में जो एज लिमिट थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की उसे रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। 21 से उस एज को कितना कर दिया गया था? 19 कर दिया गया था। सुरेंद्रनाथ ने टूर किया इंडिया का और प्रोटेस्ट किया कि भैया ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें रिडक्शन क्यों किया गया है। उसने फियरलेसली, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने फियरलेसली क्रिटिसाइज़ किया आर्म्स एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ओपनली चैलेंज करते थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। उन्होंने फियरलेसली क्रिटिसाइज़ किया है आर्म्स एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और इस बात के लिए भी लड़ाई की है कि भाई ये जो एज है ये 21 से 19 क्यों कर दी गई है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा अब हम। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का फर्म बिलीव था कि जितने भी इलेक्टिव ऑफिसेज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई हम इस पोजीशन पे हैं तो लोगों को सर्व करने के लिए हैं। ठीक है। सुरेंद्रनाथ वाज इलेक्टेड टू द कोलकाता कॉरपोरेशन। ये कोलकाता कॉरपोरेशन के लिए इलेक्ट हुए 1876 में। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2 डिकेड से ज़्यादा काम किया। 1 डिकेड का मतलब होता है बेटा 10 ईयर्स, तो 2 डिकेड्स मतलब 20 ईयर्स से भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर काम किया। कहाँ पर? कोलकाता कॉरपोरेशन में। फिर बाद में ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चुने गए, पहले 1894 में, फिर 1896 में, फिर 1900 में। पर इनका फर्म बिलीव था कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ रहकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करूँगा, और वो काम होगा लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्व करना, उनकी नीड्स को पूरा करना, उनकी क्या डिमांड्स हैं उनके रिगार्ड्स में बात करना, जैसे तैसे उनकी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन देना। बस ये ही एम है अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन करते हो तो। ऐसा किसका मानना था? बनर्जिया का। और बनर्जिया ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को सर्व किया। देन कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, ऑर्गेनाइज करना। कन्वीन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 में इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया, जो कि एक पिलर बनी कांग्रेस का, है ना। शुरुआती दौर जो था कांग्रेस का उसकी पिलर बनी। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने कन्वीन किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1833 में।
ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो ऑल इंडिया कैरेक्टर का था। देखो बेटा, इसके पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, पर वो छोटे छोटे पॉकेट्स में बने, साथ ही उनकी जो रीच थी वो लिमिटेड थी। पैन इंडिया एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो जब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी 1883 में, तो ये पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरे इंडिया के लोग इसके साथ एसोसिएट हुए। बाद में जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया। किसके बर्थ को वेलकम किया? कांग्रेस के बर्थ को वेलकम किया। बाद में दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई, ये दोनों बॉडीज मर्ज हो गई। ट्वाइस ही प्रिसाइडेड ओवर द सेशंस ऑफ द कांग्रेस, और इन्होंने 2 बार कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया, एक बार 1895 में और दूसरी बार 1902 में। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट, हिज रोल एज जर्नलिस्ट। देखेंगे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी कैसे जर्नलिस्ट थे। तो पहले जर्नलिस्ट कौन होते हैं बेटा? तो अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू कलेक्ट एंड राइट अबाउट न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, और टॉक अबाउट इट ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर। अगर मैगजीन होगी, न्यूज़पेपर होगा, तो उसमें न्यूज़ लिखी जाती है, तो ये लोग न्यूज़ को लिखेंगे। पर अगर रेडियो टेलीविज़न होगा, तो वहाँ पर ये न्यूज़ को बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति जो न्यूज़ बोलें, न्यूज़ लिखे, उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत साल तक द बंगाली एक न्यूज़पेपर था, उसको एडिट किया, और जो बंगाली था उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। बंगाली को बहुत टाइम तक चलाया था किसने? डब्ल्यू सी बनर्जिया ने। डब्ल्यू सी बनर्जिया के बाद उमेश चंद्र बनर्जी के बाद इसको संभाला किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये जो पेपर था बहुत ज़्यादा ही वोकल था, ये क्रिटिसाइज़ करता था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, है ना। इसने इलबर्ट बिल का खुल के विरोध किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में लिखा। तो भाई ये हैं हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इन्होंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव, इनके वर्ड्स थे, महान शब्द थे, कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उनको बैनर के ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और वो बैनर जो था उसे कांग्रेस ने अनफ्लर किया है, कांग्रेस ने लहराया है, फहराया है। ठीक है, हर नेशन को अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत, अपने भाग्य का निर्णायक खुद को बनना होगा। आपका देश कैसा होगा ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि टॉप नॉच पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। हर इंडिविजुअल की अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को हासिल करना चाहिए और अपनी कंट्री के टुवर्ड्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करो। द ग्रेट वर्ड्स, क्या वर्ड्स हैं अभी? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। वर रिटर्न इन कैरेक्टर ऑफ गोल्ड, ये किस स्वर्ण अक्षरों में बोलते हैं ना, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, किसके ऊपर लिखे गए हैं? बैनर पे। किस बैनर पे? जिसको कांग्रेस ने अनफ्लर किया, फहराया है, कि भाई हर जो नेशन है वो क्या बनेगा? अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का खुद निर्माता बनेगा। स्वर्ण अक्षर मतलब सोने के अक्षरों में लिखा गया था। ठीक है। 5th पॉइंट, अ फर्म बिलीवर इन इंडियाज राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट। इनका पूरा विश्वास था, इनका ऐसा मानना था कि भाई हमारे अपने लोगों को खुद को गवर्न करने का राइट होना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स हमें क्यों गवर्न करते हैं? तो इनका फर्म बिलीव था कि भैया इंडिया को राइट मिले सेल्फ गवर्नमेंट का, है ना। ये ऐसा मानते थे कि हम अपनी कंट्री को खुद गवर्न करें। इनकी बेस्ट नोन बुक थी आ नेशन इन मेकिंग। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडियाज़ गोल, हमेशा से इनका बिलीव रहा है। लड़ने से ज़्यादा इन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू इंडिया अपने गोल्स को अचीव करे, भले ही वो गोल इंडिपेंडेंस का ही क्यों ना हो। इनका प्रिंसिपल था अपोजिशन वेयर नेसेसरी, कॉपरेशन वेयर पॉसिबल। हर उस जगह अपोजिशन करो जहाँ ज़रूरी है, और हर उस जगह कॉपरेट करो जहाँ संभव है। ठीक है, तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो उनको आप कोऑपरेट करो, और जहाँ लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, जहाँ तक आप अपोजिशन कर पाएंगे वहाँ पर आप अपोजिशन कीजिए। इन्होंने डिसअप्रूव किया था बेटा वायलेंट एक्टिविटीज़ को। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनका फर्म बिलीव था कि भाई जो कुछ भी चेंजेस आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू आए, लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, वायलेंट एक्टिविटीज़ ना हो। इन्होंने इंडियंस को अर्ज किया, बोला कि भाई फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो। स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि हम लोग स्वदेशी गुड्स को यूज़ करें, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करें। एक बार उन्होंने ये बात भी कही कि एक बार जब आप कसम खा लो, ये
डिसाइड कर लो कि नहीं भाई अब हम स्वदेशी गुड्स को ही यूज़ करेंगे, तो बेटा आप सिर्फ एक इस बात से कि भाई मैं अब से स्वदेशी को ही यूज़ करूँगा, आप एक ब्रॉड डीप फाउंडेशन रख सकते हो अपने इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल एमेंसिपेशन के लिए। आपकी कंट्री में औद्योगिक क्रांति भी आएगी, आपको राजनीतिक मुक्ति भी मिलेगी, है ना। पॉलिटिकल एमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, राजनीतिक मुक्ति मिलेगी आपको, इंडस्ट्रियल भी आपकी ग्रोथ होगी। बस आप एक ही बात करो कि आप जो भी कुछ यूज़ करोगे वो कैसा होगा, इंडियन ब्रिटिश मेड गुड्स को हमको यूज़ नहीं करना है। इनका फर्म रेजिस्टेंस रहा कि भैया पार्टीशन ना हो बंगाल का। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये हमेशा उसका अपोज किए, इन्होंने बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस दिया। ही वॉज कॉल्ड मिस्टर सरेंडर नॉट बनर्जिया। बंगाल के पार्टीशन के टाइम में इन्होंने जो रेजिस्टेंस किया उस पर इन्हें उपाधि मतलब इन्हें एक नाम दिया गया, मिस्टर सरेंडर नॉट बनर्जिया। However, he would not sanction acts of violence। बेटा ये सब कुछ करते थे, लड़ाई करते थे, वोकल थे, जर्नलिस्ट थे, बहुत कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट में लिखते थे, पर ये वायलेंस मतलब क्या बोलना चाहिए, अहिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। इनका बर्थ हुआ था 1866 में और डेथ हुई थी 1915 में। ठीक है, ही वॉज बेस्ट नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बिकॉज वायलेंस हैड नो प्लेस इन हिज स्कीम ऑफ थिंग्स। ये वायलेंस के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। आज़ादी लेनी है, अंग्रेज़ों से लड़ना है, पर उस लड़ाई में वायलेंस अहिंसा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 1912 में जो गोखले थे वो साउथ अफ्रीका गए, है ना, एट द इन्विटेशन ऑफ गांधी। गांधी जी ने इन्हें इनवाइट किया, तो ये 1912 में कहाँ पहुँचे, साउथ अफ्रीका पहुँचे। गांधी जी को चाहिए था इनका सपोर्ट, किसके लिए, सत्याग्रह कैंपेन के लिए। गांधी जी वहाँ पर सत्याग्रह कैंपेन करना चाहते थे, तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले की हेल्प चाहिए थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को लेटर लिख के 1912 में गांधी जी ने बुलाया, भाई आओ साउथ अफ्रीका हमारी मदद करो। जब ये साउथ अफ्रीका में थे, कब थे, ही वॉज इन साउथ अफ्रीका फॉर 26 डेज। 26 डेज ये साउथ अफ्रीका में रहे। एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग बैक गांधी टू इंडियन पॉलिटिकल सीन गोज टू हिम ओनली। ठीक है, ये 26 दिन वहाँ गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में रहे। गांधी जी को इंडियन पॉलिटिक्स में लेके आने वाले यही थे बेटा। ठीक है, गांधी जी ने जो शुरुआती 2 साल इंडिया के पूरे इंडिया को घूमा, लोगों की परेशानी जानी, ये एडवाइस गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को दी थी कि भाई तुम्हें शुरुआत में जाके कुछ नहीं करना है, पहले तो तुम जानो, घूमो, समझो लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितनी रिप्रेसिव प्रैक्टिसेस ब्रिटिश यूज़ कर रहे हैं, इसको जानो, इसको समझो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है, तो गांधी जी ने इनकी बात मानी भी। तो फिर से 1912 में गांधी जी के बुलाने पर गोखले साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी को इनकी ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि वो एक सत्याग्रह आंदोलन वहाँ करना चाहते थे। ये 26 डेज साउथ अफ्रीका में रहे और फिर ये क्रेडिट की गांधी जी को पॉलिटिक्स में कौन लाई, ये गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है। गोपाल, हम सबको ही पता होगा बेटा, अब तक तो हम लोगों ने सबने इतना पढ़ा है कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, 1866 में हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है अपने एल्फिंस्टन कॉलेज से। किससे, एल्फिंस्टन कॉलेज से, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में है। पहले इसे हम बॉम्बे बोला करते थे। ठीक है, कब ग्रेजुएशन कर लिया था इन्होंने, 1884 में। बहुत ही यंग एज में, 20 ईयर्स में ये प्रोफेसर बन गए थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के। किसके प्रोफेसर बने बेटा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के। और किस कॉलेज में ये प्रोफेसर बने, फर्गुसन कॉलेज। ठीक है, जो कहाँ था, पूना में था, जिसे आज हम पुणे कहते हैं। तो 1866 में जन्म में, 1884 में इनका ग्रेजुएशन हो गया। किससे, एल्फिंस्टन कॉलेज से। फिर ये प्रोफेसर बने इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के, कहाँ पर, फर्गुसन कॉलेज में। ठीक है, जो कहाँ पर है, पुणे में है। बेटा फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक इन्होंने एडिट किया शूद्रक को। शूद्रक क्या था बेटा, एक क्वार्टरली जर्नल था। क्वार्टरली जर्नल का मतलब क्या, एक ऐसा जर्नल जो रोज ना आके, फोर्टनाइटली ना आके, वीकली ना आके, पूरे साल भर में सिर्फ 4 बार आएगा, है ना, हर 3 महीने के गैप से। और ये कौन पब्लिश कराता था बेटा, किसका था ये जर्नल, शूद्रक, पूना सार्वजनिक सभा का। 1904 में इन्हें एक टाइटल अवार्ड हुआ, वो टाइटल था CIE का कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर।
ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए 1905 में, इन्होंने वहाँ ट्राई किया कि वो मना पाए, परस्यू कर पाए इंग्लिश स्टेट्समैन को कि भाई वो बंगाल का पार्टीशन ना करें। जब ये इंग्लैंड गए 1905 में, तो इन्होंने बहुत कोशिश की मनाने की अंग्रेज़ों को, इंग्लिश स्टेट्समैन को, कि भाई हमारे बंगाल का पार्टीशन नहीं करो। हाउएवर फेल्ड इन हिज एफर्ट, पर ये अपने एफर्ट में फेल्ड रहे क्योंकि बंगाल का पार्टीशन तो हुआ। अब हम गोखले सर की कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। हमारे एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन उनका रहा। पहला कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम बेटा, फॉर मोस्ट अमंग द कांग्रेस लीडर्स, जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उसमें सबसे अग्रणी यही थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर्स, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स रहे जिन्होंने अपने अपने हिस्से का काम किया बेटा, और फाइनली हमें आज़ादी दिलाई। तो उनमें से गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, इनको लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ही प्रिसाइडेड ओवर द वाराणसी सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो सेशन वाराणसी में हुआ 1905 में, उनको इन्होंने ही प्रिसाइड किया। ही वॉज अ मैन, ये वो आदमी थे जिनके मॉडरेट व्यूज़ थे और इमेंस फेथ था ब्रिटिश लिबरलिज्म में। ये जानते थे कि भाई ब्रिटिश एक ना एक दिन हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे, उनके पास भी सेंस है। किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, ऐसा गोखले मानते थे। गोखले ने अर्ज किया कि भाई कांग्रेस का जो गोल है वो है कि भाई हमें कैसी गवर्नमेंट बना पाए जो हमें गवर्न करे, ठीक है, और ऐसी ही गवर्नमेंट सारी कॉलोनीज़ में है, किसकी? ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, गोखले का कहना क्या था कि जो गोल है किसका? कांग्रेस का, वो ये है कि उसे भी क्या मिल जाए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसकी ही तरह? सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ की तरह। ब्रिटिश एम्पायर की बहुत सारी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ हैं जो अपने आप को खुद गवर्न कर रही हैं, वैसे ही हम भी अपने आप को गवर्न करने लगे हैं, ऐसी परमिशन हमें मिल जाए। His faith in constitutional means to achieve his goal। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे फर्म बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे उनका विश्वास था। गोखले का बिलीव था कि भैया जो भी एजुटेशन हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पेटिशंस लगाओ, प्रेयर करो, अपील करो, है ना, पैसिव रेसिस्टेंस करो। इसी टाइम में इन्होंने सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को। इनकी ही जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था वाराणसी सेशन का, उन्होंने कहा, उस सेशन में कहा कि जो ट्रू स्वदेशी मूवमेंट है वो पेट्रियाटिक भी है और इकोनॉमिक मूवमेंट भी है। फिर से ध्यान से सुनो, यह इम्पॉर्टेंट है। इनका मतलब था कि हमें अगर इंडिपेंडेंस भी अचीव हो तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हो, ठीक है। दूसरा इनका मानना था कि आप पेटिशंस लगाओ, पेटिशंस लिखो, अपील करो जस्टिस के लिए, पैसिव रेसिस्टेंस करो, ठीक है, लड़ना नहीं है। सेम टाइम में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी अपोज करते हुए लोगों को समझाया, और इनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इन्होंने, वाराणसी का जो सेशन था उसमें ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि जो ट्रू स्वदेशी मूवमेंट है वो पेट्रियाटिक भी है और एक इकोनॉमिक मूवमेंट भी है। देखो पेट्रियाटिक क्यों? स्वदेशी, हम हमारी कंट्री से प्यार करते हैं तो हम हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। इकोनॉमिक मूवमेंट क्या है कि जब आप इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करने लगोगे तो हमारी इकॉनमी भी रोटेट करने लग जाएगी, इंडियन गुड्स को बनाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इंडियन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। हम इंडियन गुड्स को कब यूज़ कर पाएंगे? जब इकोनॉमी में अवेलेबल होंगे। तो इट वॉज बोथ अ पेट्रियाटिक एज वेल एज अ इकोनॉमिक मूवमेंट। He made a strong plea for the reform of। अच्छा, एक और चीज़ कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म चाहते थे, सेपरेशन चाहते थे जुडिशरी का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक क्यों रहेगी बेटा, जुडिशरी को अलग करो, है ना, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का अलग है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपांशन करो। देन थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में गोखले ने एस्टेब्लिश की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी ये ट्रेंडमैन की थी जो डिवोट कर चुके थे अपने आप को, अपने जीवन को फाइटिंग फॉर द कंट्री। तो बेटा एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इस सोसाइटी में चुन चुन के वो लोग आए थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस बात के लिए नछावर कर दिया था, दे दिया था कि भाई अब हम हमारी कंट्री के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। इनके जो मेंबर्स थे उनसे ये अपेक्षा रखी जाती थी कि वो डीप और पैशनेट लव रखेंगे टुवर्ड्स मदरलैंड,
और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि भाई लोग भी अपनी कंट्री से प्यार करने लग जाएं। इनके जो भी इस सोसाइटी के मेंबर होते थे, उन्हें लोगों को इस तरीके से समझाना होता था कि भाई आपको अपनी मदर कंट्री, मदरलैंड के लिए काम करना है। आप पैट्रियोटिक बने, पैशनेट रहें, अपनी कंट्री को लव करें। जो सोसाइटी थी काम कर रही थी किसके लिए बेटा? औरतों की पढ़ाई के लिए। औरतों को पढ़ाओ, उन्हें इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में लेके आओ। डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एलिवेशन, उनके उत्थान के लिए काम करो। वो भी एलिनेटेड फील करते हैं, उन्हें इकॉनमी से कनेक्ट करो, उन्हें भी जॉब्स दो। मतलब ये सारे काम थे इस सोसाइटी के। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, अराउजल ऑफ नेशनल अवेकनिंग। नेशनल अवेकनिंग का मतलब होता है बेटा राष्ट्रीय जागृति। अराउजल मतलब लोगों को इतना एक्साइटेड कर देना कि वो उनके अंदर एक चेतना जाग जाए भैया कि नहीं, अब तो हमें हमारी कंट्री के लिए कुछ कुछ करना है। 1902 में गोखले जो थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। इन्होंने अपनी स्पीच में कुछ बातों के लिए निवेदन किया किससे? अंग्रेजी सरकार से, कि भाई सॉल्ट पे ड्यूटी रिड्यूस कर दो, कम कर दो। एक्साइज ड्यूटी को एबलिश कर दो। ठीक है, कॉटन के गुड्स पे जो आपने एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है उसे एबलिश कर दो। 1910 और 1912 में उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि भैया जो बॉन्डेड लेबर है, नटल नटल बेटा साउथ अफ्रीका में है। नटल कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। तो वहाँ पर जो इंडियन बॉन्डेड लेबर थे उनके लिए भी रेजोल्यूशन पास किया कि भाई उन्हें अपनी कंट्री में वापस ले आओ, बहुत सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर। तो फिर से अराउजल ऑफ नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागृति को जगाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना? अराउजल का मतलब होता है एक्साइट, है ना, एक्साइटमेंट। तो गोखले जब मेंबर बने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ बातों के लिए निवेदन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप नमक के ऊपर जो ड्यूटी लगा रहे हो, सॉल्ट ड्यूटी, उसे कम कर दो। एक्साइज ड्यूटी को एबलिश कर दो जो आप कॉटन गुड्स पर लगा रहे हो। 1910 1912 में ये मूव किए 2 बार रेजोल्यूशन, है ना, 1910 और 12 में, कि भाई जो इंपीरियल लेजिस्लेचर है वो कुछ करे उन लोगों के लिए जो नटल में बॉन्डेड लेबर की तरह काम करें। हमारे इंडियन भाई जो नटल में बॉन्डेड लेबर को क्या बोलते हैं यार, गुलाम बनकर गए हैं, है ना, बंधुआ मजदूर की तरह काम कर, बंधुआ मजदूर एग्जैक्ट वर्ड है, उन्हें हमें वहाँ से वापस लेके आना है। बहुत सफ़र कर रहे हैं वो, तो इसके लिए भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए। इनकी बजट स्पीच में इन्होंने याचना की, निवेदन किया कि भैया जो बजट स्पीच इन्होंने दी तो उसमें इन्होंने निवेदन किया, प्लीड किया अंग्रेजी सरकार से कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन दे दो हमारे बच्चों को। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, जितने भी बच्चे इंडिया में रह रहे हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन आप फ्री दें। गोखले वुड लाइक इंडियंस टू बी गिवन अ लार्ज शेयर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। गोखले चाहते थे कि इंडियंस को लार्ज शेयर मिले इंडियन सिविल सर्विसेज में। वो आईसीएस की एग्ज़ाम जो पहले सिर्फ लंदन में होती थी, इन्हीं लोगों के कहने पर वो वापस भी इंडिया में होने लगी। अब गोखले चाहते हैं कि भाई उस एग्ज़ाम में मेजॉरिटी शेयर जो रहे, लार्ज शेयर जो रहे, किसका रहे? इंडियन का रहे। अब हम पढ़ेंगे हिज वर्क अब्रॉड। गोपाल कृष्ण गोखले ने बाहर क्या काम किया, अब हम वो पढ़ेंगे। इन एन आर्टिकल विच ही रीड एट न्यू रिफॉर्म क्लब लंदन, इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यू रिफॉर्म क्लब लंदन में। ही सेड, इन्होंने वहाँ पर कहा, इंडियाज डेस्टिनी इज़ टू ऑब्टेन अ ऑनर्ड प्लेस अमंग द फैमिली ऑफ नेशंस। ये जो नेशंस की एक फैमिली है ना, जैसे जितनी सारी ये कंट्रीज़ हैं, है ना, वर्ल्ड में आज हम देखते हैं 193 कंट्रीज़ हैं, तो उन 193 कंट्रीज़ की जो फैमिली है उसमें एक ऑनर्ड प्लेस इंडिया को मिले, है ना। ये इंडिया की डेस्टिनी है, इंडिया का भाग्य होना चाहिए कि वो एक ऐसी पोजीशन को ऑप्ट करे जो कि बहुत ऑनर्ड हो एमंग द फैमिली ऑफ नेशंस। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया लोगों को कि भैया इंडियाज डेस्टिनी इज़ टू ऑब्टेन एन ऑनर्ड प्लेस, इंडिया की डेस्टिनी है कि वो उस जगह को हासिल करे, एक उस ऑनर्ड प्लेस को हासिल करे कि वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो फैमिली है उसमें हम अलग नज़र आए, हमारी एक इम्पॉर्टेंट एमिनेंट पोजीशन हो। हिज इकोनॉमिक आइडियाज़, गोखले डीपली पेन थे जब वो देखते थे कि भैया पीजेंट्स की जो मिजरी है, जो दुख है, तकलीफ़ है, वो
बढ़ती जा रही हैं, तो ये सब देख के उन्हें बहुत दुःख होता था, पेन होता था। उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को प्लीड किया कि लैंड रेवेन्यू कम कर दो, है ना? चीप रेट्स पे हमारे किसानों को लोन दो। गोखले इस फ़ेवर में भी थे कि स्टेट प्रोटेक्शन मिले इन्फेंट इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, पर अंग्रेज़ ऐसा चाहते थोड़ी थे। गोखले के चाहने से होता क्या है? पर गोखले ने ये बात रखी असेंबली में कि हमारे किसान भाइयों का रेवेन्यू जो आप उनके ऊपर टैक्स लगाते हो, वो थोड़ा-सा कम कर दो, उन्हें चीप सस्ते दामों पे लोन दो। गोखले तो ये भी चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को स्टेट प्रोटेक्शन मिले, सरकार हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? हमारी कंट्री के जो एजुकेटेड यूथ हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। गोखले हैड ग्रेट रेवरेंस फॉर फिरोज शाह मेहता। बेटा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनकी ग्रेट रेवरेंस थी टुवर्ड्स फिरोज शाह मेहता। रेवरेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? फेथ, ऑनर, एस्टीम, इज्जत, बहुत ज़्यादा इज्जत वो करते थे, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे फिरोज शाह मेहता में। एक बार इन्होंने कहा कि आई वुड रादर बी रॉन्ग विथ फिरोज शाह देन राइट विदाउट हिम। मैं फिरोज शाह के बिना सही होने की बजाय उनके साथ गलत रहना पसंद करूँगा, गलत होना पसंद करूँगा। मतलब फिरोज शाह को वो इतना रिस्पेक्ट करते थे कि अगर उनके साथ रह के वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बिना वो सही भी नहीं रहना चाहते थे। मतलब उनका इतना फ़र्म बिलीव था फिरोज शाह पे कि उनके साथ अगर वो रहे तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। फिर से सुनो, मैं फिरोज शाह के बिना सही होने की बजाय उनके साथ गलत होना पसंद करूँगा। इतनी बड़ी बात इन्होंने की है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे फिरोज़ शाह को। गोखले की डेथ हो जाती है 1950 में एट द प्रीमैच्योर एज ऑफ 49, सिर्फ 49 ईयर्स में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है। पर बेटा आज भी हम उन्हें हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जी, है ना? अपने आप को अमर कर गए। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको वीडियो में चाहिए है, मैम ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन।